सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में चलने वाली सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। आज से 3 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर एक झूठी गारंटियों का खोखला वायदा प्रदेश के लोगों से करके जो सरकार आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में बनी, आज 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। मैं बड़ी हैरानी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जश्न तो तब मनाया जाता है जब घर में कोई अच्छा पर्व हो रहा हो या कोई बच्चा स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर के आया हो या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आया हो। लेकिन इस सरकार का जो 3 साल का कालखंड गुजरा है, उस कालखंड के अंदर इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मित्रों, आज प्रदेश के अंदर ये पहली बार ऐसी सरकार आज दिन तक के इतिहास के अंदर बनी जिसको मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी हैं, जो आए दिन कहीं ना कहीं जाकर के घोषणाएं कर देते हैं कि वो अनाउंस कर दिया, 75 साल वालों को दे दिया, पूर्व कर्मचारियों को दे दिया, कर्मचारियों को दे दिया, बेरोजगारों को दे दिया, महिलाओं को दे दिया। लेकिन सत्यता यह है, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि आज दिन तक इन्होंने पूरी घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं किया है। और इसी से त्रस्त होकर के जो लोग इस उम्र में लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक और पूर्व कर्मचारी, वो आशीर्वाद देने के बजाय अपने दोनों हाथों को अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने उठाने पे मजबूर है। ये अपने आप में आज दिन तक के हिमाचल प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ये पहली एक ऐसी सरकार है जिसने प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों को त्रस्त किया जिन लोगों ने इस प्रदेश की तदबीर और तस्वीर को बनाने में अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहली बार ऐसा घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस प्रदेश की जनता के आईने हैं। जो आप दिखाते हैं, जो आप लिखते हैं, लोग उसके ऊपर अक्सर अपना विचार बनाते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को, युवा बेरोजगार साथियों को और आम जनता को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी से त्रस्त होकर के हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार पूर्व कर्मचारियों की, वरिष्ठ नागरिकों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, जिसके अंदर प्रदेश के 18 संगठनों ने अपनी सहमति जो है वो दी और 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा धर्मशाला में हो रही है। 28 तारीख को जोरावर स्टेडियम में प्रदेश के हजारों पूर्व कर्मचारी, आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर के कि इस उम्र के पड़ाव में 70, 75, 80 साल की उम्र की पड़ाव में ये लोग कहां से, रोरू से, रामपुर से, किन्नौर से, बरमौर से, सरमौर से चल के आ रहे हैं। क्या ऐसी विपदा क्या आन पड़ी है इस उम्र में, जब ये उम्र जो है ठंड का मौसम है और इस उम्र में आदमी घर में आराम करना चाहता है। लेकिन इस सरकार की जो करनी है, उस करनी से त्रस्त होकर के ऐसी प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनी। इस सरकार ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। जब विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 में चल रहा था, तो प्रदेश के उस वक्त के जो बहुत बड़े लीडर थे, आज वो HRTC विभाग उनके पास है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी। आपके ही माध्यम से हमने क्लिप सुना, उनके भाषण होते थे कि 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, पक्की नौकरी, और HRTC वालों को 1 तारीख को पेंशन, ये पहली कैबिनेट में होगा। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो 58 साल की पक्की नौकरी कहां गई भाई? आज इतना बड़ा धोखा इन्होंने प्रदेश के बेरोजगारों के साथ किया कि जो संस्थान रोजगार देते थे वो संस्थान भी बंद कर दिए। और अब मैं क्या बताऊं, बड़े दुखी हृदय से इस बात को कह रहा हूं कि सरकार भर्तियां क्या कर रही है। पहले तो मित्र मंडली की सरकार बनी,
मित्र मंडली की सरकार में इसको संज्ञा देता हूं, सिर्फ मित्र मंडली की सरकार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैंने लगभग मेरा 35 साल का अनुभव सरकारों के साथ रहा है और मैंने अपने कालखंड के अंदर, जीवन के अंदर, अगर स्वर्गीय श्री डॉक्टर परमार जी को छोड़ दे तो प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने आदरणीय शांता जी के साथ भी काम किया, धूमल जी के साथ भी काम किया, वीरभद्र सिंह जी के साथ भी काम किया, जयराम जी के साथ भी काम किया, और अभी ये ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर आए कि जिन्होंने मित्र मंडली बनाकर के इस प्रदेश को रख दिया। एक तरफ तो मित्र मंडली की सरकार बनी और अब जहां इन्होंने कहा था कि 1 लाख रोजगार साल के अंदर देंगे, अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख रोजगार जो 58 साल की पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी ये सरकार देने वाली थी, उस सरकार की कथनी कहां गई? आज भर्ती क्या हो रही है? वन मित्र, स्वास्थ्य मित्र, मतलब पहले मित्र मंडली की सरकार बनी, अब भर्ती भी मित्रों की हो रही है। मैं इस प्रदेश की आवाम से ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा धोखा जो है वो प्रदेश के बेरोजगार युवा बच्चों के साथ हो रहा है। आज इस सरकार की कथनी से, कुकृत्य से त्रस्त होकर के प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक सड़कों पर है। आने वाले चुनावों के बाद ये प्रदेश के अंदर ये जो मित्र भर्ती की जा रही है, ये लोग, ये बच्चे भी सड़कों पे आएंगे। उनका भविष्य क्या है, इस बात की समझ अभी तक हमें नहीं आई है। आज प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपया जो है वो हमारा पे एक मिशन का सरकार उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी हुई है। एक पैसे की अदायगी अभी तक जो है वो इस मौजूदा सरकार ने नहीं की। हमने ये कहा कि अगर प्रदेश के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस है, क्योंकि हम और आप भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और हमें अधिकार है पूरी बात को जानने का। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन लोगों का अधिकार खत्म नहीं होते। ये हमारा भी अधिकार है जानने का कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस था या अगर है तो आप उसके लिए श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते, व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेके आते, ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई पता लगे कि प्रदेश के अंदर क्या है। 40,000 करोड़ के आसपास, 35 और 40,000 करोड़ के आसपास का कर्जा इस सरकार ने 3 वर्ष के अंदर ले लिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो इतना हजारों करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने 3 साल के अंदर लिया, वो पैसा गया तो गया कहां? ना प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को कुछ मिला, ना प्रदेश के कर्मचारियों को कुछ मिला, ना बेरोजगार बच्चों को कुछ मिला, ना प्रदेश की महिलाओं को कुछ मिला, ना प्रदेश के अंदर तरक्की का कोई नया आयाम स्थापित हुआ। अगर एक भी नया तरक्की का आयाम 3 वर्षों के अंदर स्थापित हुआ हो तो खुले मंच पर हम कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हैं। आज हजारों करोड़ रुपया हमारा पे एक मिशन का पेंडिंग पड़ा है। जो लोग 2016 और 24 के बीच में सेवानिवृत्त हुए, हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके रिश्तेदार भी उसमें होंगे, आपके परिवार के लोग भी उसमें होंगे, उनको अपना ही कमाया हुआ पैसा सरकार ने उसमें कुछ नहीं दे रहा है। आज दिन तक 30 40 लाख रुपया सरकार के पास और पूर्व कर्मचारियों का पेंडिंग पड़ा है। ग्रेच्युटी पड़ी है, लीव इनकैशमेंट पड़ा, अपना पैसा है, वो भी सरकार नहीं दे रही है। और बड़े दुख के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सरकार की संवेदनहीनता की ये प्रकाष्ठा है। इसके आगे और सरकार क्या करेगी ये तो ईश्वर जाने, लेकिन अभी तक इनकी जो संवेदनहीनता है उसकी ये प्रकाष्ठा है कि अभी तक हमारे सैकड़ों लोग अपने ही पैसे के ना मिलने के कारण स्वर्ग को सिधार गए। क्योंकि जब सेवानिवृत्ति का समय आता है उस वक्त तनख्वाह ज्यादा होती है, लोग घर जाने से पहले कर्जा लेते हैं, बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चे को तालीम देनी है, तो उसकी जो सैलरी है जब रिटायर हो जाता है तो पैसा उसको मिलता है, उसमें से वो भरपाई करता है। लेकिन आज दिन तक हमारे प्रदेश के 40,000 45,000 पूर्व कर्मचारियों को उसका एक पैसे की अदायगी सरकार ने नहीं की। मैं हैरान हूं, इससे भी एक कदम आगे सरकार बढ़ गई। 3 वर्ष के अंदर हमारे पूर्व कर्मचारी और कर्मचारियों को जो चिकित्सा के नाम के ऊपर, इलाज कराने के ऊपर चिकित्सा भत्ता मिलता था, बिल मिलते थे, बिल इलाज कराते थे लोग, बिल सरकार को देते थे, 3 वर्ष के अंदर एक सिंगल रुपया प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के नाम पे नहीं दिया गया, चिकित्सा की बल्लों की अदायगी नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 3 वर्षों के अंदर इस सरकार के अंदर कोई
माननीय एमएलए, सांसद या मंत्री जो है वो बीमार नहीं हुए? क्या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार नहीं हुए? वैसे तो बीमारी किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये शरीर है, कभी भी रोग आ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो क्या अभी तक उनके जो बिल हैं, माननीय के जो बिल हैं, क्या अभी तक वो भी पेंडिंग है? इस बात का मेरा सवाल है सरकार से। अगर उनके बिल भी पेंडिंग है तो सरकार का जो अमला है वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के लोगों को बताए। हमारे कम से कम 2-2.5 हजार पूर्व कर्मचारी इलाज के बगैर, अपना पैसा मिला नहीं, हिम केयर चलती थी वो बंद कर दी, और जो हमारा बिलों का भुगतान वो हुआ नहीं, पेंशन मिलती नहीं। शिमला के अंदर अभी धरना हुआ हमारा, तो लोगों ने दुखी मन से नारे लगाए कि पेंशन चोर गद्दी छोड़, डीए चोर गद्दी छोड़। तो लोगों में बड़ा भारी कंफ्यूजन हो गया कि ये क्या नारा आ गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि 1 तारीख को पेंशन मिलेगी, आज 20 और 21, 22 तारीख तक एचआरटीसी को लोगों को और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, बाकी तो उनको क्या मिला है, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़के आए, जीत के आए, सरकार तब भी नहीं मानती है। सरकार लोगों को, जनता को तो मानना छोड़ चुकी है, माननीय न्यायालय के भी आदेशों की अब मानना कर रही है। ये समझ से बाहर है कि मुख्यमंत्री जी क्या इस प्रदेश के अंदर दिखाना चाहते हैं। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है। कोई भी सेक्टर प्रदेश के अंदर नहीं है जिस सेक्टर का प्रदेश की सरकार जो है वो भला कर रही है, सिवाय अपनी मित्र मंडली को प्रसन्न करने के बजाय। इसका भी आपको मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं 2012 के अंदर चेयरमैन बना था। मैंने पीछे भी पत्रकार वार्ता में धर्मशाला में कहा, मैं 2012 में चेयरमैन बना तो मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये थी, और मैंने उस वक्त के मुख्यमंत्री धूमल जी से कहा था कि 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता है। हमने कहा 20 कर दो, उन्होंने कहा 20 नहीं हो सकती, मैं प्रदेश की जनता को गिरवी नहीं रख सकता। मैं उनके शब्द आज आपको सुना रहा हूं। उन्होंने 15,000 की, और 15,000 से चलते रहे। वीरभद्र सिंह जी आए, उन्होंने 35,000 की। उन्होंने भी प्रदेश की जरूरतों को समझा। लेकिन 2022 में जब मैं दोबारा चेयरमैन बना तब भी 35,000 सैलरी थी। लेकिन इस सरकार ने आते ही क्या हाइक दी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1,35,000 रुपया सैलरी जो है वो दे दी। भाई जब पैसा नहीं है, प्रदेश की तरक्की के लिए पैसा नहीं है, तो अपने मित्र मंडली को खुश करने के लिए पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? मैं आज ये सवाल उठाता हूं आपके माध्यम से, और केंद्र सरकार से और महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार के जो 40,000 करोड़ के आसपास का कर्जा लिया है, इसकी माननीय राज्यपाल महोदय और केंद्र की एजेंसियां सीबीआई से जांच करवाएं कि पैसा गया तो गया कहां है। ये जानने का हमें पूरा हक है, आपको पूरा हक है कि प्रदेश कर्जे के बोझ तले दबा जा रहा है। उसके बाद ये प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने ओपीएस दे दी। बहुत बड़ा मुद्दा चुनावों में बना और लोग उसके बहकावे में आ गए। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज बिजली बोर्ड के लोग ओपीएस को तरस रहे हैं। वो कहते हैं हमने कहा आप दीजिए, लेकिन पूर्ण रूप से जो पुरानी ओपीएस थी उसको बहाल करें, तब हम मानेंगे कि आपने ओपीएस दे दी। जिला परिषद के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन में गए, उनको क्रश कर दिया गया, उनको डरा धमका करके घर बैठा दिया गया। और इससे भी बड़ी एक ऐतिहासिक घटना ऐसी हुई जिसको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दिन तक के इतिहास में अपनी मांग को, अपने अधिकार को उठाना और मांगना कर्मचारियों का अधिकार है। हर परिवार के अंदर अगर परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार की जरूरतें पूरी नहीं करता है तो तकरार वहां भी होती है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुखिया है। जब प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों ने अपने हकों को लेकर के आवाज उठाई तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास के अंदर ये काला दिन वो लिखा गया कि उन्होंने उन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विधानसभा के अंदर प्रिविलेज मोशन लेकर के आए। इससे बड़ी शर्मनाक घटना आज दिन तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुई है। तो ये सरकार की 3 साल की कारगुजारी है। इसी को लेकर के हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी समाज, वरिष्ठ नागरिक सरकार को आशीर्वाद देने के बजाय अब सरकार के गले की ओर हाथ अपना बढ़ा रहे हैं। और 28 तारीख को जोरावर स्टेडियम के अंदर हिमाचल प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नागरिक अपनी सारी तकलीफों को छोड़ करके सरकार के खिलाफ जो है वो रोष रैली जो है वो
करने के लिए आ रहे हैं। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। आज मुझे इसी पत्रकार वार्ता में इतना ही मुझे कहना था। 28 नवंबर को एक जो ये 5,000 पे जो ये मित्र जो बेरोजगार युवा रखे जा रहे हैं और अपनी सैलरी बढ़ रही है, उसके बारे में क्या आपका मतलब स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। मैंने शुरू में कहा कि प्रदेश के नौजवान बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब विधानसभा का बजट सेशन समाप्त होने वाला था, आखिरी दिन एक बिल लेकर के आती है सरकार और चुपचाप जो है वो माननीयों के वेतन और भत्तों में जमीन आसमान की बढ़ोतरी कर देती है। क्यों? अगर प्रदेश आज पंचायती चुनाव सरकार नहीं करवा रही है, सरकार कहती है कि आपदा एक्ट लगा हुआ है। अगर आपदा का एक्ट लगा हुआ है तो आप 3 साल का जश्न उस जगह पे मनाने जा रहे हैं जहां पर हमारे कितने ही लोग उस आपदा का शिकार हुए। मंडी के अंदर जाने लोगों की चली गई, लोगों की जमीनें चली गई, खसरा नंबर भी चले गए जमीन में बह करके। घर बनाने को खसरा नंबर नहीं बचा जमाबंदी के अंदर। कितने ही लोगों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उसके बावजूद सरकार की हठधर्मिता है। लेकिन ये निश्चित है, वो लोग जिन्होंने 58 वर्ष तक इस सरकार की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, अगर वो इस उम्र में निकल करके आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि प्रदेश के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है, जब भाजपा कांग्रेस सैलरी में भाजपा के नेता उसका विरोध तो करते हैं। बिल्कुल, अपने चेयरमैन की बात की, बिल्कुल 1 लाख रुपए सैलरी दी गई, लेकिन किसी भाजपा नेता का बयान तो ऐसा है। देखिए, मैं एक कर्मचारी हूं, रहा हूं, आज पेंशनर हूं। पेंशन के नाते यहां पे कह रहा हूं कि जब ये वेतन भत्ते बढ़ाए गए तब सभी ने अपनी जेब भरने की बात की, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। लेकिन हमने विरोध किया था, एक कर्मचारी होने के नाते, पूर्व कर्मचारी होने के नाते हमने तब भी विरोध किया। हम तो तब मानते प्रदेश की सरकार को, उस बिल को लेके आते विधानसभा के अंदर, वो कहते कि अभी तक मेरा जो प्रदेश है वो आपदाग्रस्त है और मैं इसको बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हूं, जब अच्छा समय आएगा तो हम बढ़ाएंगे। तो ऐसा तो किया नहीं। इसमें सवाल ये है ना कि जैसे 5,000 तो बच्चों को दे रहे हैं जी, अपनी सैलरी 1-1 लाख रुपए जो चेयरमैन की आप बता रहे हैं वो बढ़ रही है जी। लेकिन सवाल यही है कि इसमें दोनों पार्टी तो इकट्ठी हो जा रही है ना। देखिए, इस परिस्थिति के अंदर जो ये 5,000 रुपए देकर के मित्र रखे जा रहे हैं, इसका विरोध तो हर स्तर पे कर रहे हैं, हर लोग कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है, पार्टियां भी कर रही है। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग रखे जा रहे हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, भविष्य क्या है इनका? भविष्य जो है वो बच्चों का क्या है? बच्चे आपके भी कल इसी लाइन पे खड़े होंगे और सभी को रोजगार की चिंता सता रही है। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस बात को जोर शोर से उठाइए ताकि प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को जो है वो समझ आए कि हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपके पास कुछ आंकड़े होंगे कि सुप्रीम सरकार ने आज तक जब से सत्ता में कितने लोगों को नौकरी दी? देखिए, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के अनुसार तो अब 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो 3 लाख बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दैट, कभी तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 45,000, सरकार की एजेंसी कहती है 35,000, कुछ कहते हैं 25,000। असली बात तो यह है, 30,000 बताते हैं। असली बात तो यह है कि जो मौजूदा सरकार है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बीच ही तालमेल की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। ये सरकार चंद एक, सारे नहीं, कुछ तो ब्यूरोक्रेट जो समझदार लोग जिनको प्रदेश से लगाव है, स्नेह है, वो भाग गए छोड़ के। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोग ऐसे भी हैं प्रदेश के अंदर, 2-4 लोग बैठे हैं सचिवालय के अंदर, जो सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इसका फैसला तो प्रदेश की सरकार को करना है। जी, मुख्यमंत्री यहाँ कानपुर आए थे, जी, कानपुर दौरे पे थे। उन्होंने कहा मैंने सबसे लंबा सेशन इस बार विधानसभा का रखा है, भाजपा है, बाकी संगठन खुल के आए, विरोध करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए मैंने बड़ा सेशन रखा है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, मैं इसका आप एक एग्जाम्पल देता हूं। जो आपने बात पूछी है, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं और बहुत लंबे समय से लिखते हैं, आपने सारा इतिहास देखा है। संवादहीनता इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी है, संवादहीनता की। 70 लंबा रखने से व्यवस्था नहीं बदलेगी।
व्यवस्था बदलेगी संवाद करने से। जब आप किसी से संवाद ही करना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी की बात नहीं सुनना चाहते, उसका उदाहरण तो आपने देख लिया। इनकी सरकार के मंत्री भाग गए छोड़ करके एमएलए। जेसीसी की बैठक 3 साल हो गए, अभी तक ना कर्मचारियों से वार्ता की, ना पूर्व कर्मचारियों से वार्ता, किसी से वार्ता नहीं करते हैं। ये ऐसा पहली बार सरकार के अंदर हमने ट्रेंड देखा है। वैसे भी डीए को लेकर कितना अनाउंस हाँ। किया था उन्होंने, वो तक सत्ता और शासन में जो गैप बन रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको? इसका नुकसान आपके सामने है। पंचायती जो चुनाव आयोग है उनका और पंचायत सेक्रेटरी का और सरकार का आपस में द्वंद्व छिड़ गया है। आपके सामने ये सारी बात, ये उदाहरण है ना जी। हालांकि मैं तो एज ए कर्मचारी नाते बोला, उदाहरण आपके सामने है कि ये हालात हैं। डीओ को लेकर के कहा कि मैंने 4% की घोषणा कर दी, उससे पहले भी की एक बार, दोबारा फिर कर दी। हमें तो यही समझ नहीं आया कि ये 4% डीए आपने दिया तो दिया कौन सा? 1% डीए उसमें से भी खा गए। 3% दिया, बनता 4% था, 1% उसमें से भी खा गए। तब लोगों ने कहा कि डीए चोर और गद्दी छोड़। नोटिफिकेशन दी थी ये जैसे अभी जिस तरह से आओगे, जिस सरकार को मतलब विरोध का डर ही नहीं है, जी, तो फिर कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का तकाजा है। ये जो हिटलर शाही है, हिमाचल प्रदेश एक देवतुल्य प्रदेश है और यहाँ के लोग भी बहुत देवतुल्य हैं। बोलते कम हैं, लेकिन जो समय आता है तो इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। और ये उंगली जहां जहां भी घूमती है, वो चाहे बटन के ऊपर घूमेगी, कहीं भी घूमेगी। हिटलर शाही इस प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं है। शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से अपने कामों का निपटारा चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो एक बात मैं आज आपको बता दूं कि उम्र के इस पड़ाव के अंदर लोगों ने ठान लिया है, अगर विधानसभा के अंदर रोष रैली करने के बाद भी सरकार नहीं जागती है तो यहां से ये काफिला दिल्ली प्रदेश जाएगा और महामहिम राज्यपाल महोदय से जाकर के गुजारिश करेगा कि इस प्रदेश की सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये लोकतंत्र के तकाजे के अंदर अपना विश्वास जो है वो प्रदेश की जनता से खो चुकी है। केंद्र में जो एनपीएस का शेयर